गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 14 में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स की, कि किन ऑर्बिट्स का एनर्जी कम होता है, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, कैसे उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या रूल रहेंगे, n+l का रूल क्या होता है, अफबाउ प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड कुंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स। साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट, ZEFF वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम। और लास्ट में ये जो रूल सब हम पढ़ रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वो ऑर्बिट की एनर्जी पर बेस्ड है और उसके सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला टॉपिक है आज का एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम। पहले हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेते हैं और उसके लिए एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता देते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे डिटरमाइन करेंगे एनर्जी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से डिटरमाइन करेंगे। द डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द सेम एनर्जी सेल्स विल हैव सेम एनर्जी। Such orbitals of same energy are known as degenerated orbitals. उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? Degenerated orbital। जैसे P में 3 degenerated orbital रहती है, Px, Py and Pz। These are the degenerated orbitals। ऐसे D में 5 degenerated orbitals रहती है, dxy, dyz, dzx, dx2y2 and dz2। okay? डीजनरेटेड या फोल्डेड भी बोल सकते हैं हम उसको। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो 1s में फिलअप हो जाएगा। तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। 1s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 2s का। बट 2s एंड 2p का एनर्जी सेम होगा। फिर उससे ज्यादा 3s एंड 3p एंड 3d, यहाँ एनर्जी लेवल सेम है। फिर उससे ज्यादा किसका होगा? 4s, 4p एंड 4d, 4f, ये बराबर होगा। फिर 5d का आ जाएगा। लाइक दिस, ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। समझ में आ गया आपको कि एनर्जी का लेवल जो है वो कैसे रहता है। अभी हम अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें भी इसको और डिटेल डिस्कस करने वाले। द इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने हाइड्रोजन के लिए बात की, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब हम उनके लिए एनर्जी ऑर्बिटल कैसे होंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से काम चल रहा था। द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन। देखो आप यहां पर देखिए कि ये जो आपका न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिकॉज सेम चार्जेस आर रिपेल टू वन अनदर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आउटर शेल electrons do not experience the complete attractive force of the nucleus due to screening effect। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है ना, उस पर न्यूक्लियस का इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है।
ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल shields the outer electrons from the attractive force of the nucleus। यहां पर क्या होता है, इनर शेल जो है ना वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बचाता है, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस से। द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by the electron in the outer shell is known as effective nuclear charge, और effective nuclear charge को क्या बोलते हैं, ZEFF। If the ZEFF is less, the electron lies further away from the nucleus, वो न्यूक्लियस से दूर रहता है, hence have a high energy, क्योंकि उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, जिससे न्यूक्लियस का जितना ज्यादा दूरी होगी उसका एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। N प्लस एल का रूल इंपॉर्टेंट है। N प्लस एल का रूल क्या होता है, N का मतलब क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L का मतलब क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो N प्लस एल का रूल क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्बिटल विद ए लोअर वैल्यू ऑफ N प्लस एल हैज लोअर एनर्जी। जिस किसी ऑर्बिटल का N प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी भी कम होता है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जिसका एनर्जी कम होता है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है। तो ये N प्लस एल का रूल क्या है, जिसके लिए N प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसका एनर्जी लोअर होगा, और जिसका एनर्जी लोअर होता है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है। इफ कंडीशन आ गया, टू ऑर्बिटल है सेम वैल्यू ऑफ N प्लस एल, अगर मान लीजिए दो ऑर्बिटल है जिनके लिए N प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम है, देन द ऑर्बिटल विद लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, विल हैव लोअर एनर्जी, उसका एनर्जी कम होता है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, बाद में 2s में, बाद में 2p 3s 3p 4s 3d। अब ये 4s 3d यहां पर आपको कंफ्यूजन लगेगा कि 3p में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप किया जाता है, 3d में फिलअप नहीं किया जाता, ऐसा क्यों। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है बाद में 3d में आता है, उसको समझने के लिए N प्लस एल का रूल होता है बच्चों। 4s और 3d इनके लिए हम N प्लस एल का वैल्यू लिखेंगे, है ना, N प्लस एल का वैल्यू हम लिखते हैं। देखो N का मतलब क्या होता है, जो आगे नंबर दिया होता है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके लिए N का वैल्यू कितना है 4, इसके लिए N का वैल्यू कितना है 3 प्लस L। अब ये S है, S के लिए L का वैल्यू कितना होता है 0, और D के लिए L का वैल्यू कितना होता है बच्चों 2। तो 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, एंड 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। कौन सा वैल्यू छोटा है 4, तो 4 छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप करेंगे 4s में, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3d में। समझ में आ गया, क्योंकि इसके N प्लस एल का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिलअप होता है बाद में 3d में। अब देखिए आप 3d एंड 4p, जैसे मैंने एक और लिख दिया 4p। अब 4p के लिए N प्लस एल का वैल्यू देखिए आप, इसके लिए N का वैल्यू कितना है बच्चों 4, और P के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, तो अभी पहला इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप करेंगे, सेकंड पॉइंट देख लो आप। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N प्लस एल, देन द ऑर्बिटल विद लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसकी बात कर रहे हैं हम, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल हैव लोएस्ट एनर्जी। तो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसमें है, इसमें 3 है, जबकि इसमें 4 है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप करेंगे, पहले 3d में फिलअप करेंगे बाद में 4p में आएगा, वही यहां पर दिया गया है। पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया बाद में 4p में आएगा, क्योंकि 4p का एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू 3d। इज इट क्लियर टू एनीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है N प्लस एल का रूल। ओके,
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला अफबाउ प्रिंसिपल है, सेकंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एंड थर्ड वन इज ए हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वन बाय वन हम सारे ये तीनों ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज ए हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अफबाउ प्रिंसिपल। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या है बच्चों? तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन फिल अप इन वेरियस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाते। ये अफबाउ का प्रिंसिपल है कि पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, फिर 2s में ऐसे जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये नॉर्मली ऑर्डर रहता है, ये लोअर टू हायर एनर्जी रहेगा ऑर्डर। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिलअप करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में। तो नॉर्मली ये अफबाउ का प्रिंसिपल है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे फिलअप करते जाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यानी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। जैसे आपने किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं, जैसे मान लो ये 3s ही है ना, ऐसे ही मान लिया हमने, तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर शुड बी सेम बट फोर्थ वन इज ऑलवेज डिफरेंट। एक के लिए s की वैल्यू, जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर l भी सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m भी सेम होगा, बट जो s है स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग अलग होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2 होता है। No two electron in an atom can have the same set of quantum numbers. सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होते हैं। This principle can also be stated that only 2 electrons can occupy an orbital and 2 electrons should have opposite spin. इन दोनों का स्पिन जो है अपोजिट होगा। देखिए आप, दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसके लिए एक के s की वैल्यू +1/2 होगी तो दूसरे के लिए -1/2 होगी। In an orbital, electrons can have same value for n, l and m. इन तीन का वैल्यू सेम हो सकता है बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। फिर भी हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग होता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। तो पाउलीज आपको बताता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। यहां से पता चल जाएगा हमें s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं।
और इनकी मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स एक जैसा हो सकता है, बट 4th क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा, उसका नेम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स का रूल क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, pairing of electron in the orbital belonging to the same subshell does not take place until each orbital of equal energies is occupied with 1 electron each। यानी सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं उसके हुन्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू हुन, जो भी हम सबसेल्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये p ऑर्बिटल है जिसकी 3 सबसेल्स है px, pz और py। तो हुन ऐसा बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, सभी में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके बाद पेयरिंग होगा, डायरेक्ट पेयरिंग होगा नहीं। जैसे यहां पर बोला है इन p सबसेल द 4th इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप विद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग होगा। तो देखिए बच्चों, आपने यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया px में, सेकंड जो है वो चला गया pz, थर्ड वन इज py। अब हम जो 4th इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वो पहले के साथ पेयरिंग होगा, बस दोनों का साइन अपोजिट होगा। ऐसे ही जब आप d सबसेल की बात करोगे, इन d सबसेल द 6th इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड विद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपके पास d सबसेल है ना, उसका d जनरेसी देखते हैं हम, तो 5 सबसेल है dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2। तो यहां पर पहले आप क्या करेंगे, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। जो 5 सबसेल्स है d ऑर्बिटल की, ये d, इसको मान लिया आपने dxy है, dyz है, dzx है, dx2, y2 और ये dz2। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट के साथ पेयरिंग होता है, जस्ट लाइक दैट। यानी कि हुन्स के रूल के हिसाब से डायरेक्टली पेयरिंग होता नहीं है, सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होता है। क्लियर है बच्चों? कुछ एग्जाम्पल से हम इन रूल्स को समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आज का, which of the following set of quantum numbers for an electron is possible। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर्स जो है वो पॉसिबल है। देखिए आप, हमें पता है कि n जो है वो बड़ा होता है l से, और l के बिहाफ पे ही हम m की वैल्यू देते हैं, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम, n की वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास 3 और l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 1 और s की वैल्यू +1/2। देखिए बच्चों, ये 3 है और ये 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा। बट अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू +1 कभी नहीं हो सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारा m क्या होता है बच्चों, -l to 0 to +l, है ना। जब आपके पास l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, बट यहाँ m की वैल्यू +1 लिख दिया, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जब n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 आ गई, पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। 2p हो जाएगा ये, 2p में m की वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब 2pz होगा ये, 2pz। जब n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू -2, परफेक्टली पॉसिबल है, ये 4f हो जाएगा, है ना, 4f पॉसिबल है। n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, n हमेशा बड़ा होता है l से। इसीलिए ये तो बोल रहा है कि n की वैल्यू 1 कर दो और l की वैल्यू 1 कर दो, यानी 1p कभी होता नहीं है। तो A and D are not possible, B and C both are possible, B and C are possible। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं,
n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। इफ l 0 है तो m कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 0, नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0 पॉसिबल है। ओके, n4 l3 m2 तो पॉसिबल है। जब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 1 है तो पॉसिबल नहीं हो सकता। n इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर आपके पास B और C पॉसिबल होगा, A और D पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स with the given set of quantum numbers in the increasing order of energy। हमें उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो बस पहले आप ये जो क्वांटम नंबर्स आपको दिए गए ना, उनका आप ऑर्बिटल निकाल लो, तो उसके बिहाफ पे आप जमा दोगे। जैसे n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू भी 0 है, तो ये n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 3s। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 यानी कि क्या हो गया बच्चों, 4s। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया, ये 3d। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 यानी कि क्या हो गया बच्चों, ये 3p। तो अब आपको ऑर्डर में जमाना है। ऑर्डर में जमाना है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और बाद में 3d। 3d में सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते ना, तो पहले 3s आ जाएगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। बस ऐसे एनर्जी लेवल पे आप उनको जमा सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले आपके पास क्या आया, सबसे ज्यादा किसका होगा, C का। C क्या है आपका, 3d। ओके, उसके बाद क्या आएगा, B, 4s, ये 4s आ गया। उसके बाद क्या आएगा, D, D मतलब क्या आया, 3p आ गया। ओके, A मतलब क्या आ गया, 2s। समझ में आ गया बच्चों? ये आपके पास वही ऑर्डर है, 3s 3p 4s 3d। समझ में आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको क्वांटम नंबर देख के आफबाउ के अकॉर्डिंग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को जो हम एनर्जी के ऑर्डर में जमाते हैं ना, सिर्फ आपको ऑर्डर में उनको अरेंज कर देना है। सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं आप कि ये n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 0 दिया मतलब 3s, n4 l0 मतलब 4s, n3 l2 मतलब 3d और n1 l1 n3 और l1 दिया तो 3p, बस 3s 3p 4s 3d, ये एनर्जी का लेवल रहेगा। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।